आज की कहानी केरल से एक बहन ने भेजा है। उनका कहना है कि आप मेरी कहानी अपने चैनल पर ज़रूर सुनाइए। ये उनकी आप बीती कहानी है। पाखी एक हिंदू परिवार से है और अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। आज से 6 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिससे मेरी पूरी दुनिया ही बदल कर रह गई थी। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी उन्हीं बहन की जुबानी। शादी वाले दिन घर की नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मुझे मुँह दिखाई में गिफ्ट दिया था। तभी सास ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को गिफ्ट देने की। मेरी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई थी। हर कोई मुझे मुंह दिखाई में हजारों रुपए दे रहा था। सास ने नौकरानी को घर से निकाल दिया। एक दिन बाजार गई तो वही नौकरानी मिल गई। बोली, मेरा गिफ्ट खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं तुरंत घर आकर वह गिफ्ट खोला तो मेरा दिमाग ही चकरा कर रह गया, क्योंकि सास ने आज फिर से मुझे देखने के लिए लोग आए थे। हमेशा की तरह मुझे पसंद भी करके गए थे, मगर मुझे यकीन था कि हमेशा की तरह इस बार भी मेरा रिश्ता पक्का नहीं होगा। खैर, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मेरी दादी ने शाम को लड़के वालों को फ़ोन करके माफ़ी मांग ली थी और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। आखिर मेरी दादी मेरा रिश्ता क्यों नहीं होने दे रही थी। मुझे उनके प्यार पर किसी तरह का कोई शक नहीं था, क्योंकि मम्मी के मरने के बाद दादी ही थी जिन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया था। मेरी दोस्त थी, अक्सर वो मेरी गमों को पढ़ लिया करती थी। वो मेरी माँ के बराबर थी। मुझे उनसे बहुत प्यार था, इसलिए मैंने कभी दादी पर शक नहीं किया। उस हकीकत के बावजूद भी मेरी सहेलियों ने मुझसे कह रखा था कि तुम अपने बाप के घर में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाओगी, मगर तुम्हारी दादी तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देगी, क्योंकि शायद उन्हें अकेले से डर लगता है, जबकि इस भरी दुनिया में बस तुम ही तो हो जो उनको समझती हो, अपना सारा टाइम उनको देती हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हंस दिया करती थी और कहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि तुम सब समझ रही हो, मेरी दादी मुझे किसी भी ऐसे अरे गहरे परिवार में ब्याहना नहीं चाहती। वो मेरे लिए कोई बहुत ही खास लड़का ढूंढना चाहती हैं। मैं हमेशा खुद को यही कहकर समझा लिया करती थी, लेकिन इस बार भी दादी ने ऐसा ही किया था। इस बार भी दादी ने मेरे रिश्ते के लिए मना कर दिया था, तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। क्या मेरी दोस्त ठीक कह रही थी? पापा शाम को घर आए तो दादी से कहने लगे, आज जो लोग हमारी पाखी को देखने आए थे वह कैसे लगे आपको? दादी कहने लगी, अरे दफा मारो उनको, न जाने कहाँ से उठकर आ गए थे। वे बिल्कुल कंगले दिख रहे थे। मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूँगी। मैंने महसूस किया था कि पापा के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे, मगर अपने शब्दों को धीमा रख रखा था। बोले, मम्मी आपको याद है ना, अपनी पाखी पूरे 25 साल की हो गई है। अभी तो इसके लिए रिश्ते भी आ रहे हैं और कुछ साल बीत जाएंगे तो ये रिश्ता भी आना बंद हो जाएगा। लोग हमारे घर आना भी छोड़ देंगे। फिर आप उसके लिए कहाँ से रिश्ता ढूंढोगी? दादी गुस्से से बोली, मैं पाखी की माँ नहीं हूँ, मगर मैंने उसे माँ बनकर ही पाला है। मैंने तुम्हें बता दिया है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसकी शादी वहीं करूँगी जहाँ मेरा दिल मानेगा। मैं उसे तुम्हारे एक्सपीरियंस की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। पापा बोले, मम्मी अगर आपको उम्र भर कोई रिश्ता पसंद नहीं आएगा तो क्या होगा? दादी बड़े तसल्ली से बोली, फिर क्या, मैं अपनी बेटी को घर में बिठा कर रखूँगी। उसकी 2 रोटियां मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे अपने साथ रख लूँगी। दादी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरी दोस्तों की कही गई बातें बिल्कुल ठीक थी। दादी मेरी शादी करना ही नहीं चाहती थी ताकि वो अकेली ना रह जाए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। क्या मैं उम्र भर यूं ही बैठी रह जाऊंगी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में आ गई और दीवार को घूरने लगी थी। आज मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। काश वो मुझे छोड़कर ना गई होती, तो आज मुझे ये सब तो ना सहना पड़ता। खैर, इस बात को 3 दिन बीत चुके थे। दादी मेरे पास आई और कहने लगी, पाकि तुम तैयार हो जाना, तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने तुरंत ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं दादी, मुझे नहीं तैयार होना। आपको कौन सा लड़के वाले पसंद आते हैं जो मैं बिना वजह तैयार होकर बैठ जाऊं? मुझे पता है कि आपने इस बार भी मना ही करना है। मेरी बात सुनकर दादी मुस्कुरा दी थी। वो कहने लगी, हो सकता है ये लोग बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ और मेरी तरफ से दिल में कोई बुराई मत डालो। मैं चुप कर गई थी। मुझे यकीन था इस बार भी दादी मना कर देंगी, मगर फिर भी उनकी खुशी के खातिर मैं तैयार हो गई। उन लोगों के सामने चली गई थी। आज मुझे देखने के लिए 2 औरतें और एक आदमी आया था। दोनों औरतें मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। कहने लगी कि हमें तो पाखी बहुत अच्छी लगी है। एक ने तो जल्दी से अपने पर्स में से 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। मैं इतनी जल्दीबाजी में थोड़ा सा परेशान हो गई थी।
मैंने दादी के तरफ सवालिया नज़रों से देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उन्होंने मुझे वो पैसे रख लेने का इशारा किया था। मैं वो पैसे थाम कर किचन में आ गई थी। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। क्या दादी ने मेरे लिए ये रिश्ता पसंद कर लिया था? मुझे खुशी तो हो रही थी, मगर मैं अभी दादी पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह किसी भी पल अपना फैसला बदल सकती थी। वह सभी वापस चले गए थे। पापा जब शाम के टाइम घर वापस आए तो दादी ने उन्हें गले से लगा लिया और बोली, बहुत बहुत बधाई हो बेटा केशव, मैंने पाखी के लिए लड़का पसंद कर लिया है। पापा ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा था, फिर कहने लगे, अच्छा मम्मी, ये तो बताइए उन लोगों में ऐसी भी क्या बात थी जो आपको भा गई? दादी कहने लगी, वे लोग हमारे शहर के बहुत अमीर लोग हैं। पापा के चेहरे के रंग बिल्कुल बदल गए थे। उनकी आंखों में हैरानी थी। वह बड़ी आश्चर्य से बोले, मम्मी, मगर ये सब? दादी ने पापा के मुंह पर हाथ रख दिया था। वह कहने लगे, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। मुझे भरोसा था एक दिन मेरी बच्ची के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, और देख लो मेरे भगवान ने सुन ली है। पापा ने नाम में सिर हिला दिया और बोले, नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल भी अपनी बेटी की शादी अमीरों में नहीं करूँगा। हमारा कोई जोड़ नहीं बनता उनके साथ। रिश्तों में हमेशा औरतों को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला है, इसलिए नहीं कि वह लोगों की बातें सुनती रहे। दादी कहने लगी, बस बस केशव, अब तुम बिल्कुल चुप ही रहोगे। मैंने पाखी का रिश्ता तय कर दिया है। बस मैंने उसे माँ बनकर पाला है। मेरा इतना तो हक बनता है ना। पापा चुप कर गए थे, मगर उनके चेहरे पर मायूसी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। किसी भी तरह इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। मैं अब ये सोचकर हैरान हो रही थी, क्या दादी ने मेरा रिश्ता सिर्फ इसलिए कर दिया था कि वो बहुत अमीर थे? मेरी दादी तो बहुत साधारण औरत थी और सादगी को पसंद करती थी। हमेशा गरीबी में जिंदगी बिताई थी, मगर होठों पर कभी शिकायत नहीं लाया था। सारी जिंदगी भगवान के पूजा पाठ में निकाल दिया था। उनका धन्यवाद करती रहती थी। मेरी बारी में उन्होंने हर वह रिश्ता ठुकरा दिया था जो हमारे हैसियत के हिसाब से बराबर थे। आज मेरे लिए बड़े अमीर और ऊंचे घर से रिश्ता आया तो उन्होंने झट से हाँ कर दी थी। रात के टाइम पापा मेरे कमरे में आए थे। मुझसे कहने लगे, पाखी, तुम्हारी दादी ने जो तुम्हारे लिए रिश्ता स्वीकार किया है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैं बोली, पापा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। वे लोग कैसे हैं, लड़का कैसा है, क्या करता है, बस दादी ने हाँ कर दिया है तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे शादी आप दोनों की मर्जी से ही तो करनी है। आप जहाँ कहेंगे मैं सर झुकाकर वहीं शादी कर लूँगी। पापा मुस्कुराने लगे, बोले, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मैं एक गरीब इंसान हूँ, तुम्हारा रिश्ता बहुत अमीर घर से आया है। मैं तो सारी उम्र भी मेहनत करता रहूँ, अब भी इन लोगों के सामने में दहेज इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। उन लोगों का इस शहर में एक नाम है, उन लोगों के होठों पर उनकी एक पहचान है। मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें उम्र भर ताने ना सुननी पड़े। मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हम जैसे लोगों में ही हो। मैंने कंधे उचका दिए और बोली, ये बातें आप दादी के साथ बैठकर डिस्कस करें। मैंने पहले ही कह दिया है, आप दोनों मुझे जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। पापा मेरे सर पर प्यार करके कमरे से बाहर चले गए थे। मुझे नहीं पता था कि दादी और पापा में क्या बातें हुई हैं और क्या नहीं। पापा, उन्होंने कहा था दहेज के नाम पर एक अठन्नी रुपए भी नहीं चाहिए और शादी भी बिल्कुल साधारण तरीके से करना चाहते थे। पापा को उनकी बातों ने भी परेशान किया था, मगर उन्होंने दादी की जिद के आगे हार मान ली थी। मेरी बारात आ गई। मुझे खूब सजाया गया था। विदाई के टाइम दादी मेरे पास आकर कान में बोली, तुम अमीरों की हवेली में जाकर बिल्कुल चौकन्नी रहना, उन लोगों में रच बस जाना। तुम्हें जो पैसे जेवर मिलेंगे उन्हें संभाल कर रखती रहना, और फिर जब तुम मुझसे मिलने आया करोगी तो सारे पैसे वगैरह ले आया करना, मुझे दे देना। मैंने हैरानी से दादी की तरफ देखा था। क्या दादी इतनी लालची बन गई थी? मेरे ससुराल के मिले पैसों की मांग कर रही थी। क्या पता उन्होंने मेरी शादी भी अमीर लोगों में अपने मकसद के लिए किया हो। खैर, मैं दिल में हजारों शक लेकर उस हवेली में विदा होकर आ गई थी। मुझे इस बात की फिक्र थी कि न जाने मेरा पति कैसा होगा। खैर, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी किसी की आहट हुई थी और फिर एक लड़का दाखिल हो गया था। वो बेड पर मेरे सामने आकर बैठ गया था। मुस्कुराकर कहने लगा, कैसी हो पाखी? शादी की पहली रात, तुमको बधाई हो। मैंने नज़र उठाकर अपने पति की तरफ देखा था। मैं पहली नज़र में ही उन पर फिदा हो गई थी। वे बहुत ही हैंडसम नौजवान थे। आवाज़ भी उनकी बहुत प्यारी थी। मैंने उनका धन्यवाद किया था। कोई अकड़ू इंसान नहीं लग रहा था, ना कोई दिखावा उस इंसान के अंदर था। वो बिल्कुल साधारण इंसान लग रहा था। उसका नेचर भी बहुत अच्छा लग रहा था। कहने लगा कि पाखी, हमारी हवेली में तुम्हें अलग अलग तरह के चैलेंज का सामना करना होगा, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।
मुझे इस बात की खुशी थी। मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा इंसान था। अगली सुबह मैं बन ठन कर कमरे से बाहर आ गई थी। सब मुझ पर वारी जा रहे थे। सारे घर के बड़े बूढ़े मेरी नज़र उतार रहे थे। ये हवेली लोगों से भरा पड़ा था। मुझे जो भी देखता वो सभी मुझे कई हजार रुपए थमा देते। मैंने विनय से इस बारे में पूछा तो कहने लगा, ये हमारा रिवाज है। नई नई दुल्हन को हर कोई मुँह दिखाई और तोहफा देता ही रहता है। मैं वो सारे पैसे अपने पर्स में रखती जा रही थी। तब मुझे दादी की बात याद आई थी। ये पैसे मुझे उनको देना था। मुझे अजीब महसूस हो रहा था कि मैं इतना ज़्यादा पैसे उन्हें कैसे दे सकती थी। अगर विनय या उसके घर वालों ने इस बारे में मुझसे पूछ लिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैं इसी सोच में खोई खोई थी जब एक नौकरानी मेरे तरफ बढ़ी थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, मैडम जी, मैं आपको क्या तोहफा दूँ। मैं मुस्कुराकर बोली थी, आप मेरे आने वाले फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसने हाथ उठाकर मेरे सर पर हाथ रख दिए और बोली, मैं तुम्हारे लिए भगवान से बहुत प्रार्थना करती हूँ। तभी घर की सारी नौकरानी भी वहीं पर आ गई थी। सबकी सब एक लाइन में खड़ी हो गई थी, एक एक आगे बढ़ रही थी और मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ न कुछ तोहफा दे रही थी। मैंने अपनी सास की तरफ देखा था, क्या मुझे घर की नौकरानियों से भी कुछ लेना चाहिए या नहीं। मेरी सास ने मुझे भेंट लेने का इशारा कर दिया था। जब वो चली गई तो मेरी सास ने मेरे पास आई और बोली, भेंट हमेशा स्वीकार कर लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए भेंट में है क्या और देने वाला कौन है। तुमने ये भेंट लेकर बहुत अच्छा किया। इस तरह उन लोगों का दिल भी रह गया होगा। घर की मालकिन हमारा भेंट स्वीकार कर लेगी। मैंने मुस्कुरा दिया था। मेरी सास बाहर निकल गई तो सबसे पहले आने वाली नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मैडम, मेरा नाम शोभा है। मैं आज आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मेरा नाम याद कर लो। मैं आपको ऐसा भेंट दूंगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं शोभा का हाथ थाम लिया और बोली, आप मेरे लिए आशीर्वाद दे दीजिए, वही काफ़ी है। बिना वजह खुद को परेशान न करना। मैं इतना कहकर अपने पति से बात करने लगी। इस हवेली में बहुत से लोग थे। मेरे सास ससुर, उनके दो भाई, उनके बच्चे, सब के सब मुझे बहुत प्यार कर रहे थे। बहू बहू कहकर नहीं थक रहे थे। मेरा पति भी बहुत अच्छा था। एक दिन शोभा सफाई के बहाने मेरे कमरे में आई और बोली, मैडम जी, अगर आपकी सास या पति आपसे कहें कि आ जाओ, हम तुम्हें इस हवेली का बेसमेंट दिखाएंगे, तो उनकी बात बिल्कुल भी मत मानना। उनके साथ जाने की गलती मत करना। मैंने सवालिया नज़रों से शोभा की तरफ देखा था, मगर वह मेरे सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। जब मैं हक्का बक्का रह गई थी, वे आखिर ऐसा क्यों कह कर गई थी। मेरे दिल में ढेरों सवाल पैदा हो गए थे। मैंने सोच लिया था कि शोभा से पूछकर रहूंगी कि उसने ऐसा क्यों कहा था। थोड़ी देर के बाद ही कमरे में मेरा पति आ गया था। वह बोला, तुम इतनी परेशान सी क्यों दिखाई दे रही हो। मैंने ना में सिर हिला दिया और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि विनय को पता चले मुझे शोभा ने ऐसी कोई बात कही है। खैर, मैं सारा दिन शोभा से बात करने का मौका ढूंढती रही, मगर वो मुझे अकेली नहीं मिल रही थी। कभी किचन में दूसरी नौकरानी के साथ मिलकर काम कर रही थी, तो कभी आंगन में घर के मालिकों के सामने साफ सफाई कर रही थी। रात के 10 बज गए थे। मैं मौका तलाश कर रही थी, मगर जब नाकाम हो गई तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। मगर मैंने ये इरादा कर लिया था, सुबह होकर मैं किसी भी हाल में शोभा को अपने कमरे में बुलाऊंगी और उससे ये बात पूछूंगी, उसने मुझे ये सब क्यों कहा था। सुबह जब मैं और विनय नाश्ते के लिए कमरे से निकले तो शोभा आंगन में ही खड़ी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, शोभा, तुम मेरे कमरे की सफाई करने आ जाना। मैं नाश्ते से फ्री हो जाऊं तो फिर तुमसे सफाई करवाऊंगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया था। हम सब ने बड़े खुशी के माहौल में नाश्ता किया था। मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास बोली, पाखी, टेबल पर जितने भी बर्तन पड़े हैं सब के सब उठाकर किचन में रख दो। मैं बड़ी बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देख रही थी। वो कहने लगी, इस तरह क्यों देख रही हो। अभी तो मैंने तुमसे ये नहीं कह दिया कि बर्तन भी धोकर रख देना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, फिर तुम्हें खुद को अच्छी बहू भी तो साबित करना है। विनय जल्दी से बोल पड़ा। वह कहने लगा, मम्मी, मैंने कभी दूसरी भाभियों को तो घर के काम करते हुए नहीं देखा, फिर मेरी पत्नी को क्यों आप रसोई में काम करने के लिए भेज रही हो। सास के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा वाला मुस्कुराहट आ गया था। वो कहने लगी, तुम्हारी भाभियाँ बहुत अच्छे घरों से आई हैं, जबकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी पत्नी का बैकग्राउंड कैसा है। ऐसी लड़कियों को काम करने की आदत होती है, काम ना हो तो बोर हो जाती हैं और फिर टाइम पास के लिए घर में फूट डलवाती हैं। मैंने बड़ी बेयकीनी से अपनी सास की तरफ देखा था। मुझे उनसे ऐसी बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने घर में सबके सामने मेरी बेइज्जती करके रख दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका था
और टेबल से बर्तन उठाकर किचन में रखने चली गई थी। मैं उस काम से फ्री हुई तो अपने कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद ही वहाँ पर शोभा भी आ गई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने ये लिफाफा मुझे थमा दिया था और बोली, बेटी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके मुंह दिखाई का भेंट जरूर दूंगी। ये रहा मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई का भेंट। अभी मैं इस लिफाफे को उलट पुलट कर देख रही थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरी सास हड़बड़ाई हुई मेरे कमरे में आ गई थी। जब उसने मेरे हाथ में शोभा का दिया हुआ लिफाफा देखा तो वह डर से चीख पड़ी और वह लिफाफा लेकर बोली, ये पैसे मैं गरीबों में बांट दूंगी। शोभा की तरफ देखकर पूछा, इस लिफाफे में पैसे ही हैं ना? शोभा बड़ी डरी हुई थी। वह बोली, मैडम जी, पैसे ही हैं। इतनी देर में विनय भी कमरे में आ गया था। मेरी सास ने जल्दी से मेरे पति को इशारा किया तो वह जल्दी से मुझे कमरे से बाहर ले गया था। ये सब इतनी जल्दी में हुआ था कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई थी। अगले दिन वह नौकरानी गायब हो गई थी। मेरी सास ने ये बात दोपहर के खाने के बाद बताई थी कि शोभा कुछ दिन की छुट्टी पर अपने माँ बाप के घर गई है, इसलिए तब तक उसकी सारी ड्यूटी मेरी बहू संभालेगी। मैंने बड़ी सख्त निगाहों से अपनी सास की तरफ देखा था। दिल में सोचा कि शोभा को अभी ही जाना था अपने घर। मुझ पर घर के इतने काम आन पड़े थे। मैंने शोभा के इस तरह अचानक गायब हो जाने को भी नज़रअंदाज कर दिया था। मैं अब बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। घर की दूसरी बहुएं तो उठकर पानी तक नहीं पीती थी, जबकि मुझे नौकरानी के साथ किचन में काम करना पड़ता था। मुझे तो इतना काम करने की आदत भी नहीं थी। दादी ने मुझे महारानी बनाकर रखा हुआ था। अब मुझे दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? मेरी शादी ऐसे घर में करवा दी थी जिनकी हैसियत हमसे 1000 गुना ज़्यादा थी। अगर मेरी शादी अपने जैसे ही लोगों में करवाई होती तो मुझे ये सब कुछ ना सहना पड़ता। यही बातें सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी देर में विनय भी कमरे में आ गया था। वह मेरा उदास चेहरा देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया था। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम पर बहुत बोझ आन पड़ी है। तुम इन सारी समस्याओं से नाखुश हो। मैंने मम्मी से बात की थी। वह कहने लगी कि मैं अपनी बहू को इस घर की रानी बनाकर रखूंगी। बस मुझे कुछ दिन उसकी परीक्षाएं ले लेने दो। तुम मेरी माँ के इकलौते बेटे की पत्नी हो। वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगी। वह ये सब जानबूझकर कर रही हैं ताकि देख सकें तुम कितनी हिम्मत वाली लड़की हो। मैं विनय की बातों पर यकीन तो नहीं कर रही थी, मगर फिर भी उसकी तसल्ली के लिए मैंने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया था। यूँ मुझे घर के कामों में बिजी 2 हफ्ते बीत गए थे। मुझे कुछ खबर नहीं होती थी। एक दिन विनय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे शीशे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया था। वह बोला, देखो तो, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये वही है जिसके साथ मैंने शादी की थी। ये बिखरे हुए बाल, आंखों के सामने इतने काले रंग के धब्बे, और तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। मैं बोली, विनय, मुझ पर मेरी हिम्मत से ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। मैं क्या करूं? विनय बोला, आज तुम घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हारा सारा टाइम मेरा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाऊंगा, घुमाऊंगा, फिराऊंगा। फिर मैंने हंस दिया था और कहा, क्या इसके लिए तुम्हारी मम्मी तुम्हें परमिशन दे देंगी? पर विनय सच में मुझे अपने साथ बाहर ले गया था। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छी सी जगह से खाना खिलाया था। फिर मुझे शॉपिंग के लिए भी लेकर गया था। मैंने कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान पर चली गई तो विनय बोला कि तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया था। मैं कपड़े देख रही थी जब मुझे किसी ने बाजू से हिलाया था। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जल्दी से मुड़कर देखा तो वहाँ पर वही नौकरानी शोभा खड़ी थी। मुझे बोली, किसी भी तरह वह लिफाफा खोल कर देख लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ गई थी। मैं हक्का बक्का बैठी रह गई थी। शोभा तो इसी शहर में थी। फिर मेरी सास ने झूठ क्यों बोला था मुझसे, और शोभा बार बार मुझे क्यों बता रही थी कि मेरी जान को खतरा है? जरूर कुछ और ही बात थी। मैंने सोच लिया था वह लिफाफा किसी भी हाल में मैं ढूंढ कर रहूंगी। जैसे ही विनय जूस लेकर आया, मैंने उसे घर चलने के लिए कह दिया। वह हैरान हुआ और बोला, पहले कपड़े खरीद लो, फिर चलेंगे। मैंने ना में सिर हिलाया और बोली, मुझे अभी के अभी घर जाना है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। विनय कुछ परेशान हुआ था, मगर उसने मेरी बात मान ली थी। मैं वापस घर की सफाई करने के बहाने पूरा घर छान मारा था। मेरे बदन का जोर जोर दर्द कर रहा था। थकान से मैं चूर हो गई थी, मगर हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने फिर आखिरकार बहुत कोशिश के बाद वह लिफाफा मुझे सास के बिस्तर के नीचे से मिला था। मैं उस लिफाफे को छुपाकर अपने कमरे में ले आई थी। अंदर से कुंडी लगाकर मैंने जो ही लिफाफा खोला, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे झकझोर कर रख दिया था। इस लिफाफे में कुछ तस्वीर थी
मेरे पापा की और शोभा की शादी की तस्वीर, जिसे देखकर मैं दंग रह गई थी। क्या शोभा मेरी माँ थी? फिर मुझसे झूठ क्यों बोला गया था कि मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई थी? मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ देखना शुरू कर दी थी। उसमें शादी के कार्ड भी थे, पर मैंने नाम देखा तो बिल्कुल शक में पड़ गई थी, क्योंकि उस कार्ड में विनय का दादा का नाम भी था। क्या शोभा विनय की बुआ थी? मैं ये सब देख रही थी कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने सारी चीज़ छुपा दी थी और दरवाज़ा खोल दिया तो सामने विनय खड़ा था। वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बोली, क्योंकि मैं तुम लोगों की हकीकत जान गई हूँ। विनय बोला, कैसी हकीकत? मैं बोली, तुम लोगों ने अपनी बुआ शोभा को घर की नौकरानी बनाया हुआ है। शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को? विनय फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा था। बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने सारे सबूत विनय के सामने रख दिए थे। उसके चेहरे की रौनक बदल चुकी थी। मैं बोली, अब जवाब दो, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे? विनय बोला, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मगर तुमसे वादा करता हूँ कि सारी हकीकत तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। मुझे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि विनय मेरे साथ था। मैंने ये सारी चीज़ें छुपा ली थी। शाम के 7 बज चुके थे। मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू आ जाओ, मैं तुम्हें हवेली के बेसमेंट में लेकर चलती हूँ। वहाँ पर कुछ काम है, उसको तुम्हें करना है। वैसे तुम घर के चप्पे चप्पे को जान चुकी हो। एकदम से मेरे दिमाग में घंटियाँ बजने लगी थी। मैं बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और विनय को बता दिया था कि आपकी माँ मुझे बेसमेंट में लेकर जा रही है। अगर मैं गुम हो गई तो मुझे यहीं पर ढूंढ लेना। विनय को मैसेज करके मैं जल्दी से बाहर निकल गई थी। मेरी सास मुझे बेसमेंट में ले गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने मुझे एक कमरे की तरफ धकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद कर दिया था। कमरे में कोई बल्ब भी नहीं चल रहा था। मैं थर थर काँप रही थी और यूं ही टाइम बीतता जा रहा था। यहाँ तक कि हर तरह अंधेरा फैल गया था। सुबह से रात हो गई जब कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ हवेली में ले गया। आंगन में सब लोग जमा थे। विनय बोला, मम्मी, ये मेरी पत्नी नीचे बेसमेंट में बंद क्यों थी? उसको वहाँ किसने बंद किया था? आप तो कह रही थी कि पाखी घर के नौकर के साथ भाग गई है। आपने इस तरह झूठ क्यों बोला मुझसे? मेरी सास एकदम घबरा गई थी। बोली, ये भागने ही वाली थी। मैंने बदनामी के डर से उसे यहाँ बंद कर दिया था। विनय दहाड़ते हुए बोला, झूठ पर झूठ। मेरे ससुर आगे बढ़ते हुए बोले, मैंने कहा था ना तुम्हारी मम्मी को कि इसे बेसमेंट में बंद कर दो। वजह जानते हो क्यों? कि ये लड़की पाखी तुम्हारी बुआ शोभा की बेटी है। पापा उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जायदाद का एक अच्छा खासा हिस्सा उसके नाम कर दिया था। मगर पता है उसने क्या किया? वह एक मामूली लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। हम उसे पकड़कर परिवार में वापस लाना चाहते थे, मगर पापा ने मना कर दिया और बोले, अगर वह ऐसे खुश है तो वैसे ही ठीक है। हम भाई हाथ मलते रह गए थे। मगर फिर कुछ ही साल के बाद पापा की मृत्यु हो गई तो हम शोभा को जबरदस्ती इस हवेली में फिर से ले आए। तभी हमें पता चला कि उसकी तो एक बेटी भी है। सारी जायदाद शोभा ने अपनी बेटी के नाम कर दी थी। 30 साल के बाद वह जायदाद की पूरी मालकिन बन सकती थी। हम भाइयों को बहुत गुस्सा आया था और शोभा को घर की नौकरानी बना लिया था। फिर हमने इसलिए तुम्हारी शादी भी शोभा की बेटी से ही कर दिया था, ताकि हमें हमारी जायदाद वापस मिल सके। मगर तुम्हारी मम्मी ने महसूस किया था कि शोभा अपनी बेटी से सारी हकीकत बता देना चाहती थी, इसलिए उसे दूसरी हवेली भिजवा दिया गया था। पाखी को बेसमेंट में डाल दिया गया था, ताकि जब वह 30 साल की हो जाएगी सारी जायदाद हथिया कर उसका सफाया कर दिया जाएगा। मैं तो ये बातें सुनकर कांप कर रह गई थी। जबकि विनय बोला, मुझे शर्म आती है आपको अपना माँ बाप कहते हुए। दौलत के लालच में इस तरह अंधे हो गए हो कि अपने रिश्तों का भी लिहाज नहीं किया और भाई बहन में ही शादी करवा दी। विनय के बाप आगे बढ़ा और बोला, साउथ के जितने भी हिंदू मिलेंगे वह इसी तरह के शादियां करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और विनय ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हवेली से बाहर लाया था। उसने दूसरी हवेली से मेरी माँ को भी बुलवाया था और पापा के घर आ गए थे। पापा और मम्मी पूरे 25 साल के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे थे। तब दादी बोली, अब समझ में आया कि मैं तुम्हारी बेटी के हर रिश्ते से मना क्यों कर रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बहू को बचाना था और ये काम मेरी पाकी ही कर सकती थी। अब दादी को ये कौन बताता? बहू को ढूंढते ढूंढते अपनी पोती से भी हाथ धोने वाली थी। खैर, भगवान ने अपना काम किया और हम सब एक हो गए थे। विनय ने अपने माँ बाप से अलग होने की बात कर ली थी। विनय ने अपनी मेहनत से बनाए गए पैसों से एक फ्लैट ले लिया था। उसमें मुझे लेकर रहता था और वह अपने माँ बाप के पास भी घूमने जाया करता था।
मैं भी अपने माँ बाप से मिलकर आती थी, क्योंकि मेरी माँ भी अब अपने पति के साथ रह रही थी और अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।